एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी जो भारत में 35 लाख लोगों को है। ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनको कमर में गर्दन में दर्द रहता है वो कमर या गर्दन की दवाई खाते हैं और ऐसे केस ज़्यादातर अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। तो ये एक आंकड़ा कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। साथ के साथ इसमें पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस महिलाओं के कंपैरिजन में। इट्स जस्ट दैट कि महिलाओं के अंदर ये केस डायग्नोस नहीं हो पाता लंबे अरसे तक। ये केस महिलाओं में डायग्नोस होने के लिए 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। तब तक ये फीमेल दवाइयाँ खाती हैं पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो जब तक केस डायग्नोस होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुरुषों में डायग्नोस इसलिए जल्दी होता है क्योंकि पुरुषों में स्टिफनेस और पोस्चर में झुकाव जल्दी नजर आता है महिलाओं के कंपैरिजन में। इस प्रॉब्लम में आपको खांसने छींकने से भी डर लगता है क्योंकि खांसने छींकने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एकदम से बिजली का झटका जैसा लगता है। अगर गलती से ठोकर लग जाए तो पूरी अकड़न आ जाती है जिसको उतरने में पूरा दिन भी लग सकता है। होती कैसे है ये बीमारी? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिकल फैक्टर। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को ये बीमारी है तो देयर इज अ चांसेस कि वो बीमारी उनकी संतान में जाएगी। अगर उनकी संतान के अंदर HLA जीन पॉजिटिव निकलता है तो मतलब HLA जीन 27 पॉजिटिव होना चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है तो देयर इज अ लाइकली चांसेस कि उनको भी ये होगा। इतना होने के चांसेस 20% है। कई लोगों में उनके माता पिता को ये बीमारी नहीं होती, उनके दादा दादी को भी बीमारी नहीं होती, फिर भी उनका सवाल ये हुआ कि सर मुझे क्यों हुआ। ये इसलिए क्योंकि उनके ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स को भी ये बीमारी रही होगी, तो यानी उनकी पीढ़ी में बीमारी है, तब इसलिए वहाँ से आपको आई है। ये बाहर से कहीं से नहीं आई। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं है। अभी तक जो पता लगा है सिर्फ एक फैक्टर पता लगा है कि आपके पेट के अंदर म्यूकोजल बैरियर में डिस्ट्रप्शन होता है, उसका एक इम्यून रिस्पॉन्स है ये बीमारी। मतलब ये बीमारी पेट से स्टार्ट होती हुई पूरी बॉडी में फैलती है और उन्हीं को स्टार्ट होगी जिनका HLA पॉजिटिव निकलेगा। सबका HLA 27 पॉजिटिव हो तभी निकाले ये बीमारी निकले तभी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में ऐसा पाया गया है जिनका HLA 27 नेगेटिव होता है फिर भी ये बीमारी होती है। उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी या सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। मतलब टेस्ट नेगेटिव है फिर भी ये आपको सिम्टम नज़र आएंगे इसके। जैसे कि आमतौर पर देखा होगा कि बहुत सारे टेस्ट में आपका जो वायरस है बैक्टीरिया की जो ट्रेस है वो स्किप हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना के अंदर कई बार पॉजिटिव होता है लेकिन उसको कोरोना नहीं निकलता, टेस्ट नेगेटिव आता है। विडाल टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है, डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो नेगेटिव आते हैं बस स्टिल पेशेंट को वो सिम्टम होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है HLA 27 हो तभी आप पॉजिटिव होंगे, अपने आप कंसिडर करेंगे। HLA नेगेटिव्स हैं लेकिन अगर आपको सिम्टम है सारे AS वाले तब भी इसको एक AS ही कंसिडर करा जाता है। ये बीमारी बढ़ती कैसे है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे प्रोग्रेशन होता है? फ़र्ज़ करिए ये आपकी हड्डी है L3, L4, L5। आपको इतना तो पता लग ही गया होगा जिनको AS है कि कमर की हड्डियाँ हैं ये सारी। दो हड्डियों के बीच में गैप होता है। AS में होता क्या है कि जैसे ही स्वेलिंग आती है, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स है, जैसे ही स्वेलिंग आती है बॉडी उस स्वेलिंग को, उस डैमेज को, उस माइक्रो टीयर को भरने के लिए ओस्टियोफाइटोसिस बनाती है। मतलब हल्का सा कैल्शियम जमा करेगी यहाँ पे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अगले दिन फिर से थोड़ी सी स्वेलिंग आई, बॉडी ने फिर से ओस्टियोफाइटोसिस बना दिया अगले हफ्ते तक। फिर अगला हफ्ता बीता, फिर बॉडी ने ओस्टियोफाइटोसिस बना दिया। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, धीरे 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 करके कैल्शियम बनना स्टार्ट कर देगा। ये जो ओस्टियोफाइटोसिस है धीरे धीरे करके रिजिड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ओस्टियोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओस्टियोफाइटोसिस ओस्टियोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ओस्टियोफाइटोसिस धीरे धीरे करके मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके ये ब्रिजिंग बन जाएगी। ये ब्रिजिंग स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और यहाँ की मूवमेंट खत्म होती रहेगी। तो मूवमेंट धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। साथ के साथ AL PLL यानी आगे और पीछे के लिगामेंट भी रिजिड हो जाएंगे। तो इंसान धीरे धीरे करता हुआ कुछ सालों में बाम्बू स्पाइन की तरफ बढ़ता चला जाता है। यानी जो ये स्वेलिंग और हीलिंग का जो साइकिल है यही पहले स्टिफनेस क्रिएट करता है और धीरे 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 पूरा स्वेलिंग हीलिंग का साइकिल पूरी बॉडी को रिजिड कर देता है। AS के जनरली 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर क्वालिटी का, सीवियर कैटेगरी का AS। अब सबसे पहले माइल्ड किसको होता है?
जनरली माइल्ड होने में, सिम्टम होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जनरली माइल्ड वाले बड़ा लेट डायग्नोस होते हैं। 40 के आसपास, 35-40 के आसपास सिम्टम दिखाई देते हैं माइल्ड, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन बड़ी कम होती है। मॉडरेट के सिम्टम आपको 25 से 30 के बीच में दिखाई देंगे कैटेगरी के। सीवियर वाले टीनेजर में 14, 15, 19 के आसपास दिखाई देने लग जाएंगे। ये सीवियर कैटेगरी वाला है। मतलब जितना जल्दी एएस होगा, जितनी कम उम्र में, उतनी ज़्यादा सीवियरिटी फर्दर जाके होगी। कितना जल्दी प्रोग्रेस करेगा? माइल्ड वाला बड़ा स्लो प्रोग्रेस करता है। इनके सिम्टम कई बारी ये लोग इवन 70-80 साल की उम्र तक भी इनको सिम्टम्स नहीं आते, बहुत लाइट सिम्टम आते हैं। मीडियम वालों के सिम्टम्स मीडियम रहते हैं और थ्रू धीरे धीरे करके स्लो प्रोग्रेशन करता है। इनकी लाइफ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाती, एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक चलता है। लेकिन जो सीवियर वाले हैं इनका प्रोग्रेशन बड़ा फास्ट होता है। महीने दर महीने इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती चली जाती है, डिपेंडेंट होने लगते हैं, कई बार बेड रिडन भी हो जाते हैं। कितनी बोन जुड़ जाती हैं? माइल्ड के अंदर ज़्यादा बोन नहीं जुड़ती, मोस्टली इंटैक्ट रहती हैं। 10 से लेकर 15% के आसपास बोन जुड़ती हैं, स्टिफनेस नज़र आएगी। मॉडरेट के अंदर क्या थोरेसिक्स ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है, हालांकि कहीं पे भी हो सकता है ये एक्टिव, लंबर भी स्टिफ हो सकता है बहुत ज़्यादा, या गर्दन भी स्टिफ हो जाती है। कोई एक सर्टन बायोलॉजिकल मार्कर नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों में थोरेसिक ज़्यादा पाया जाता है मॉडरेट वालों में, जिसके अंदर नेक भी 25% रहती है उनकी, और 10-15-20% लंबर भी रहता है। तो तकरीबन 50% का ब्लॉकेज मॉडरेट वालों में देखा जाता है। लेकिन सीवियर वालों में ये ब्लॉकेज 100% होता है। ये इनका एक प्रॉपर बाम्बू स्पाइन और स्ट्रक्चर बनता है। इनको देखने में भी दिक्कत आती है, घूमने में भी दिक्कत आती है, लेटने में भी दिक्कत आती है, और एक एक्सट्रीमली काइफोटिक पोस्चर बनता है सीवियर के अंदर। कितनी मूवमेंट खराब होती है? माइल्ड के अंदर मोस्टली मूवमेंट ठीक ठाक ही रहती है, पेशेंट ज़्यादातर कर ही लेता है चीज़ें। मॉडरेट के अंदर यानी मीडियम वाले में ज़्यादातर क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, कुछ टेस्ट कराए जाएँ, जैसे फेबर टेस्ट हो या झुका के देखा जाता है, तो इनको डायग्नोस करा जा सकता है। इनकी मीडियम मूवमेंट रहती है। लेकिन जो सीवियर वाले हैं, इनको आप पहली नज़र में देख के ही पहचान सकते हैं कि इनका सीवियर है, क्योंकि इनका पोस्चर बहुत ही ख़राब हो चुका होता है। लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है इसका? माइल्ड वाले का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, अप टू 50% होता है। ज़्यादा लाइफ इनकी प्रिजर्व रहती है और एक हेल्दी लाइफ स्पैन तक ये जाते हैं। मॉडरेट वालों के लाइफ स्पैन जो होता है उनका भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट ठीक ठाक रहता है। कई बार ये अपसाइड डाउन भी देखा जाता है, कुछ साल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, यस, कुछ साल कम रहता है, बट अल्टीमेटली ये ज़्यादातर अपनी लाइफ स्पैन तक पहुंच जाते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन 70 तक पहुंच जाते हैं ये लोग, 50 to 70 के बीच में। सीवियर वालों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और टोटल लाइफ स्पैन वो भी काफ़ी कम होता है। रीज़न क्या है? इसके बाद में उनको, सीवियर वालों को, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, जैसे कि एमाइलाइडोसिस, मायोकार्डिक इन्फेक्शन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, धीरे धीरे करके कूला खराब होने लगता है तो कूला बदलवाना पड़ता है, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं, माइलोपैथिक साइन आने लगते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ही कम रहता है। एवरेज लाइफ स्पैन 50 माइनस रहता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 50+ भी होता है। तो जो सीवियर वाले हैं इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ स्पैन माइल्ड के कंपैरिजन में 20 साल का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा भी फ़र्क पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर। जैसे कि एक फैक्टर इन्वायरमेंट फैक्टर है। ये देखा गया है कि ठंड में ज़्यादा एक्टिवेट होता है, लाइफ उनकी बहुत इम्पैक्ट करती है ठंड में। तो जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने इन तीनों टाइप के लिए बड़े ही तकलीफ़देह होते हैं। खासकर सीवियर वालों के लिए तो ये एक नाइटमेयर होता है। उनकी ज़िंदगी इन 4 महीना बिताना एक 40 साल बिताने जैसी बनती है। दर्द किसको कितना होता है? माइल्ड वाले को अगर हम 10 का स्केल लगाएं, माइल्ड वाले को 1-2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक दर्द होता है। ज़्यादातर ये दर्द एसआई जॉइंट के आसपास ज़्यादा रहता है, या बॉडी में स्टिफनेस भी आ सकती है। मॉडरेट वालों को दर्द ये 7-8 नंबर तक भी हो सकता है। सीवियर वालों को ये 10 में से 8 नंबर का, 9 नंबर का, या 10 में से 10 नंबर का दर्द भी हो सकता है। मतलब एक्सट्रीम असहनीय दर्द भी हो सकता है। एसआई जॉइंट, मतलब इस जॉइंट की बात करते हैं, ये तीनों में कॉमन ही पाया जाता है। तीनों के अंदर तीनों एसआई जॉइंट इंटैक्ट रहेगा। सबसे पहले इसमें एसआई जॉइंट के अंदर ही स्वेलिंग आती है। विजिबिलिटी क्या है, मतलब कैसे पता लगेगा, आप दिखेंगे कैसे, लोग कैसे परखेंगे आपको, आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखेगी? माइल्ड के अंदर ज़्यादा पता नहीं लगता, मॉडरेट के अंदर
ध्यान से देखने में पता लगेगा, थोड़ा अकड़न आएगी पर्सनैलिटी में, बातों में, चलने में, जूता एक तरफ से घिसने लग जाएगा, शोल्डर एक तरफ डाउन होगा, हल्का काइफोटिक पोस्चर होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी या पेट निकला होगा। आप इस तरीके से मॉडरेट को पहचान सकते हैं। सीवियर आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा, आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ कुछ गड़बड़ है, पेट बहुत निकला होगा या बहुत ज़्यादा सूखा होगा, वज़न बहुत ज़्यादा कम होगा, माल नरिश्ड होगा, चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा बिकॉज अनीमिया हो जाता है इनको, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे, एक पूला ऊपर नीचे होगा, बहुत सारी फिज़िकल परेशानियों से ये इंसान गुजरते हैं जिनको सीवियर कैटेगरी का एएस होता है। कई सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं एएस को। इन्वायरमेंट माइल्ड वाले में वेदर चेंजेस का, ठंडी गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, ये मोस्टली न्यूट्रल ही रहते हैं। मॉडरेट पे फ़र्क आता है जब बरसात गिरना स्टार्ट हो जाएगी, इनको सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके जुलाई 18 से लेकर फरवरी 18 या 20 तक या पूरे फरवरी में नज़र आएंगे आपको मॉडरेट के अंदर। सीवियर में कोई चेंजेस नहीं आता, पूरे साल सिम्टम ज़्यादा रहते हैं, ठंड के कंपैरिजन में थोड़ा और बढ़ जाते हैं। तो इन पे वेदर का, सीवियर वालों पे कोई चेंजेस नहीं नज़र आता मोस्टली। इनका सीवियर वालों का वेदर के हिसाब से मूड बदलता है, ये थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं जब ठंड आती है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, कंजशन जल्दी होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि फिर ये अब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लगते हैं। साथ के साथ में इनकी लाइफ बिहेवियरल में चेंजेस भी बढ़े आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इनकी लाइफ में प्रोफेशनली बड़े चेंजेस आते हैं क्योंकि उस तरीके से ये अपनी लाइफ में सेट नहीं हो पाते प्रोफेशनली तौर पे भी। क्या एएस आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में फैल सकता है? ज़्यादातर नहीं, माइल्ड के अंदर नहीं फैलता, स्पाइन में स्टिफनेस आती है। मॉडरेट के अंदर यस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसके साथ में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, एनीमिया इनमें हो सकता है, यूवेआइटिस हो सकता है। सीवियर के अंदर जितने मैंने सिम्टम्स बताए सारे होंगे, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो बहुत सारे एरिया को इफेक्ट करेगा सीवियर वाला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सेक्सुअल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी? माइल्ड वालों की कोई फ़र्क नहीं आएगा, माइल्ड वालों में, मॉडरेट वालों में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन कैसी है, फिजिकल बॉडी में क्या क्या सिम्टम है। सीवियर वालों की सेक्सुअल लाइफ हाईली इम्पैक्ट रहती है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है या फर्दर बायोलॉजिकल सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की वजह से इनकी सेक्सुअल लाइफ हाईली इम्पैक्ट रहती है सीवियर वालों की। कैसे पता लगेगा किसी को एएस है या नहीं है? सबसे पहले तो फिजिकल सिम्टम से पता लगा सकता है डॉक्टर। दूसरा ब्लड टेस्ट होगा, HLV-27 PCR अलॉन्ग विद ESR CRP, इनको मैच करके देखा जा सकता है। दूसरा MRI के अंदर एंड प्लेट मोडिक चेंजेस आएंगे, टाइप 1, 2, 3 मोडिक चेंजेस से पता लग जाता है। अगर आप कई बार ये मिमिक करता है सियाटिका को, कई बार आपको पेन जो है पूरे दोनों पुलों में, लेफ्ट में राइट में भी जा सकता है, तो कई बार आपका डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि ये सियाटिका है, स्टीनोसिस है या स्लिप डिस्क है, क्योंकि कई बार स्लिप डिस्क के सिम्टम भी इससे मैच करते हैं। तो उस केस में मोडिक चेंजेस देखना, एंड प्लेट चेंजेस देखना और शर्मन नोट्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो MRI के अंदर विजिबल हो जाता है। तीसरा एक्सरे के अंदर भी एंड प्लेट चेंजेस आपको नज़र आएंगे और आपको वाइट अपीयरेंस नज़र आएगी बहुत ज़्यादा, साथ के साथ में आपको ALL और PLL भी फ्यूज़ नज़र आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हालांकि ये टेक्निकल टर्म से एक डॉक्टर ही पता लगा सकता है। सवाल ये है कि कैसे पता लगेगा मुझे माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर क्वालिटी का, सीवियर कैटेगरी का मुझे एएस है। सीधा सा बात है, एक अगर आपका एएस डायग्नोस हो जाता है 17, 18, 19 साल की उम्र में, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ये सीवियर कैटेगरी का कन्वर्ट हो सकता है, वेरी मच चांसेस। अगर ये डायग्नोस होता है आपकी उम्र में जाके 25 से 35 की उम्र में जाके, तो मॉडरेट का होगा। माइल्ड में डायग्नोस हो ही नहीं पाता, बहुत लेटर डायग्नोस होता है 35 की उम्र में, कई बार 40-50 की उम्र में डायग्नोस होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा सिम्टम होते नहीं तो लोग प्रायोरिटी नहीं देते, डायग्नोस भी लेट होता है। तो सीवियर मतलब जो पहले जितना जल्दी डायग्नोस हो रहा है, जितने जल्दी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, दर्द ठीक नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, किसी भी मेडिसिन से, तो मोस्ट लाइकली सीवियर है। ट्रीटमेंट क्या है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई भी नॉन ट्रीटमेंट नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत ही लिमिटेड रिसर्च है हमारे पास, लेकिन 2 व्यक्ति आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, एक रिमोटोलॉजिस्ट और दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट। रिमोटोलॉजिस्ट के अंडर में रहें, अपने टेस्ट कराइए, कॉम्प्लिकेशंस देखिए, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जांच करिए, साथ के साथ इनके पास कुछ बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स होती हैं,
इंजेक्शंस होती हैं, PRP होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पेन मैनेजमेंट में, ध्यान रखिए, पेन मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, पेन को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि इस पेन को ठीक नहीं करा जा सकता, बेहतर करा जा सकता है और कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकता है। साथ के साथ फिजियोथेरेपिस्ट आपकी जो मूवमेंट है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपके चलने का तरीका है और आपका दर्द बहुत कम कर सकता है। तो रिमोटोलॉजिस्ट से सलाह लेते रहिए 2 से 3 महीनों में एक बार, और फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। ये दोनों लोग आपको ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी का कोई इंजेक्शन नहीं बना, ना कोई दवाई होती है, कुछ भी नहीं काम करता। इस पर सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है एक्सरसाइजेस। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सवाल ये है। आप बहुत ज़्यादा हैवी डंबल मत करिए, कार्डियो टाइप की एक्सरसाइजेस करिए और मल्टीपल एरिया को हिट करिए। जैसे गर्दन की भी एक्सरसाइज करिए 2-3 कमर की करिए, 2-3 घुटनों की करिए। इस तरीके से 1 से 1.5 घंटा सब एक्सरसाइज करिएगा। अगर आपने घुटनों से ज़्यादा काम लिया तो घुटनों में स्वेलिंग आएगी, घुटनों में दर्द होगा। अगर आपने कमर की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो कमर में स्वेलिंग आएगी, उसमें फाइब्रोसिस जल्दी बढ़ जाएगा। ऐसा ही गर्दन के साथ में। तो सारे एरिया को थोड़ा थोड़ा टारगेट करते रहना है। इसमें मेनली मैं आपको सलाह दूंगा 45 मिनट्स की डेडिकेटेड वॉक करिए सीधा, 15 मिनट आपको उल्टा चलना है, लटकना है उसके बाद। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग करिए, थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग करिए। तो मतलब सारी बॉडी की मूवमेंट बना के रखिए, एएस बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। हमने इन 12 सालों में 25,000 से ज़्यादा एएस के पेशेंट देखे हैं और इसका इलाज हम कायरोप्रैक्टिक, होलिस्टिक मैनेजमेंट और पोस्चर योगा के माध्यम से करते हैं और इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनकी मोबिलिटी में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके दर्द में, और उनकी ज़िंदगियां बहुत आसान हुई हैं। अगर आपको भी ये समस्या है या कोई जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम बिना दवाइयों का, बिना सर्जरी का इलाज करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से। पूरी डेडिकेटेड टीम एएस की होती है हमारे पास, जो एएस के लिए डेडिकेटेड अपना टाइम पूरा देती है। इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।